ये कहानी है एक ऐसे डाकू की जो अपने मुंह में चाकू छुपा सकता था, और सिर्फ छुपा ही नहीं सकता था बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उससे अपने दुश्मन पर हमला भी कर सकता था। ये डाकू खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था, और इतना ही नहीं, इसने तो अपने घोड़े का नाम भी चेतक रख रखा था। इस डाकू के अंग्रेज अफसरों के साथ रिश्ते कुछ ऐसे थे कि एक अंग्रेज अफसर ने इसके बेटे को पढ़ने के लिए विदेश तक भेज दिया था। पर यह डाकू सबसे ज़्यादा अंग्रेजों और अमीरों को ही लूटता था और लूट का माल गरीबों में बांट देता था। और यही वजह थी कि कुछ अंग्रेज भी इसे भारत का रॉबिन हुड कहते थे। दोस्तों, जानते हैं उस डाकू का नाम क्या था? डाकू सुल्ताना। ये बात है साल 1920 की। एमपी से लेकर यूपी और पंजाब तक सुल्ताना डाकू का आतंक था। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसे ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। सुल्ताना के इस गिरोह में 100 के करीब डकैत शामिल थे। उस वक्त अंग्रेजों का एक ठिकाना नैनीताल में भी हुआ करता था। इस रास्ते में अंग्रेजों के काफिले को सुल्ताना अक्सर अपना निशाना बनाता था और नजीबाबाद के जंगलों में छिप जाता था। सुल्ताना ने कई बार माल से लदी रेलगाड़ियों को भी लूटा था। इसके बाद पुलिस महकमे के तेज तर्रार अफसर फ्रेडी यंग और शिकारी जिम कॉर्बेट को सुल्ताना को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जी हाँ, वही जिम कॉर्बेट जिसके नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन सुल्ताना को पकड़ने वाला फ्रेडी ही वो अंग्रेज अफसर था जिसने सुल्ताना के बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया था। और इतना ही नहीं, फ्रेडी ने सुल्ताना की फांसी रोकने के लिए अर्जी तक दी थी। ऐसा क्यों था कि सुल्ताना को पकड़ने वाले दोनों अफसर सुल्ताना को किसी हीरो से कम नहीं मानते थे। आइए जानते हैं उसी सुल्ताना डाकू की पूरी कहानी। सुल्ताना का खौफ। उस दौर में सुल्ताना का खौफ इतना था कि अगर किसी दूर दराज के पुलिस थाने के सामने से भी वो गुजर जाता तो पुलिस वाले उसके सामने हथियार डाल देते थे। डकैती को अंजाम देकर वो जंगलों में छुप जाया करता था। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए 300 पैदल सैनिकों और 50 घुड़सवारों की एक छोटी सी आर्मी बनाई गई थी, जिसे लीड कर रहे थे फ्रेडी यंग और जिम कॉर्बेट। फ्रेडी यंग इंग्लैंड में होने वाली इंडियन पुलिस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद 1909 में भारत पहुंचे थे। थोड़े ही समय में फ्रेडी ने तरक्की कर ली थी, क्योंकि उन्होंने गोरखपुर और नेपाल के बीच बहुत से ठगों और डकैतों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। सुल्ताना को पकड़ने के अभियान में फ्रेडी को जिम कॉर्बेट का भी साथ लेना था, क्योंकि जिम 2 दर्जन से ज़्यादा आदमखोर बाघों और चीतों का शिकार कर चुके थे। जिम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर्फ उन्हीं जानवरों का शिकार किया जिनके आदमखोर होने की बात कन्फर्म होती थी। जिम कॉर्बेट ने उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के कई आदमखोर बाघों को मारा था, जिनमें रुद्रप्रयाग का वो आदमखोर तेंदुआ भी शामिल था जो हर दिन पूरे देश के अखबारों की सुर्खियां बना रहता था। चंपावत में 436 लोगों का शिकार करने वाली आदमखोर बाघिन से भी जिम कॉर्बेट ने ही छुटकारा दिलाया था। फ्रेडी और जिम दोनों ने मिलकर ही सुल्ताना को पकड़ने की योजना बनानी शुरू की थी। महाराणा का वंशज होने का दावा। दोस्तों, सुल्ताना भांटू कबीले से संबंध रखता था। इस कबीले से जुड़ी कथाओं को माने तो इस कबीले के लोग हल्दी घाटी के युद्ध में हुई महाराणा प्रताप की हार के बाद उत्तर प्रदेश के रोहिल्लाखंड इलाके में आकर बस गए थे। पर वो कहते हैं ना कि कुछ लोग क्रिमिनल्स बनते नहीं बल्कि बना दिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ सुल्ताना के साथ। सुल्ताना ही क्या, बल्कि उसके पूरे कबीले को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों के क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अनुसार ट्राइब्स में जन्म लेने वाला हर बच्चा क्रिमिनल था। इस तरह का काला कानून लागू करने के पीछे अंग्रेजों का तर्क ये था कि क्रिमिनल बिहेवियर आनुवांशिक है। अब आप ही बताएं दोस्तों कि क्रिमिनल बिहेवियर क्या आनुवांशिक हो सकता है? अंग्रेजों ने कुछ जगह इस बात का भी जिक्र किया है कि इन कबीलों में लड़कियां उन्हीं लड़कों से शादी करती थी जो कामयाब क्रिमिनल्स बन चुके होते थे। इन कबीले के लोगों का काम लोगों को लूटना था, इसीलिए बहुत सी ट्राइब्स को मेरठ में जमुना नदी के किनारे खेती के लिए ज़मीन दी गई, पर उन लोगों के व्यवहार में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। सुल्ताना के भांटू कबीले के लोग अंग्रेज़ों की चालों में नहीं फंसे और अंग्रेज़ों के इलाकों में जा पहुँचे, लेकिन बाद में उन्हें पकड़कर उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के रोहिल्ला किले में बंद कर दिया गया।
ब्रिटिश मशीनरीज को भी इन लोगों को सुधारने का काम दे दिया गया, जहां वो उन लोगों का धर्म परिवर्तन भी करवाने लगे थे। इन सेटलमेंट्स को बाद में नाम दिया गया था सैल्वेशन आर्मी सेटलमेंट्स। लेकिन सुल्ताना किले की दीवारों को फांदकर जंगलों में भाग निकला। सुल्ताना को दिन में पकड़ना था नामुमकिन। तराई के जंगलों में उसे छुपने की एक ऐसी जगह मिल गई थी जहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। 1919 से 1923 तक उसने बहुत सी डकैतियों को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज़ रॉबिन हुड में सुल्ताना के बारे में लिखा है कि एक डाकू के तौर पर सुल्ताना ने किसी निर्धन आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब उससे चंदा मांगा गया उसने कभी इनकार नहीं किया, और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा उसने हमेशा उस सामान का 2 गुना दाम चुकाया। सुल्ताना डाकू उस वक्त इस कदर फेमस हो गया था कि उसकी बहादुरी और गरीबों की मदद को देखकर एक जवान अंग्रेज महिला उसको दिल दे बैठी थी। वो सुल्ताना से इतना प्यार करने लगी थी कि भाटू कबीले में जन्मे इस बदसूरत से दिखने वाले आदमी को पाने के लिए तमाम सिफारिशें भी लगवा दी थी। लेकिन सुल्ताना का दिल तो किसी और के लिए धड़कता था, और वो थी पुतलीबाई नाम की एक डांसर। पर सुल्ताना की बहादुरी और मोहब्बत के किस्सों के साथ साथ अमीर अंग्रेजों में उसका आतंक भी बढ़ता जा रहा था। अब अंग्रेजों ने मन बना लिया था कि उसे पकड़कर ही दम लेंगे। इसीलिए साल 1923 में 300 लोगों की एक स्पेशल डकैती पुलिस बनाई गई, जिसे अंग्रेज अफसर फ्रेडी यंग लीड कर रहे थे और जिम कॉर्बेट उसका हिस्सा थे। ये स्पेशल डकैती फोर्स रात में जंगलों में ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर थी। उस वक्त कुमाऊं के इलाकों में कहावत प्रसिद्ध थी, सूरज सरकारी देवता उज्जाली, यानी सरकार दिन में काम करती है और रात देवताओं के लिए है। दिन में तो सुल्ताना को पकड़ पाना असंभव सा था, क्योंकि आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में देखा ही होगा कि किस तरह पेड़ों पर डाकुओं को बैठा दिया जाता था ताकि पुलिस के आने की खबर पहले ही कैंप तक पहुंचा दी जाए। कुछ ऐसा ही नेटवर्क सुल्ताना का भी था। वो इलाके का रॉबिन हुड तो था ही, इसीलिए लोग उसकी मदद भी करते थे। सरेंडर के लिए सुल्ताना से मुलाकात। डकैती पुलिस ने एक बार सुल्ताना को पकड़ने का परफेक्ट प्लान बना लिया था, लेकिन इसकी समय पर खबर मिलने के कारण वो भाग खड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद एक बार फिर से रात के समय फ्रेडी और जिम सुल्ताना के ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन एक पुलिस वाले की बंदूक से गोली चल गई और सुल्ताना भागने में कामयाब हो गया। हालांकि इसमें सुल्ताना का एक साथी मारा गया। अगले कुछ दिनों तक पुलिस ने सुल्ताना को पकड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन फ्रेडी और जिम की दबिश की वजह से सुल्ताना उस तरह से डकैती नहीं कर पा रहा था और लगातार छुप रहा था। उसके साथी अब परेशान होने लगे थे। फ्रेडी को लगा कि यही सही मौका है सुल्ताना को सरेंडर के लिए मजबूर करने का। फ्रेडी और सुल्ताना के बीच मीटिंग फिक्स हो गई, जिसमें एक तरफ सिर्फ फ्रेडी था और दूसरी तरफ सिर्फ सुल्ताना। इस मुलाकात में सुल्ताना ने फ्रेडी को बताया कि नजीमाबाद में रेड के दौरान वो और उसके साथी आसानी से सुल्ताना की गोली का शिकार हो सकते थे, लेकिन सुल्ताना ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें नहीं मारा। हालांकि सुल्ताना सरेंडर के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार पकड़ा गया सुल्ताना। इसके बाद सुल्ताना को पकड़ने की बहुत सी नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार जब सुल्ताना और उसके साथी एक जगह आराम कर रहे थे तो पुलिस ने रेड करके उसे पकड़ लिया। उस वक्त एक भी गोली चलाए बिना सुल्ताना को पकड़ लिया गया था। सुल्ताना को डकैती और मर्डर का दोषी पाया गया और 7 जुलाई 1924 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फ्रेडी यंग को उसकी बहादुरी के लिए कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर का टाइटल दिया गया। फ्रेडी ने सुल्ताना की पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी ली और कुछ लोग कहते हैं कि उसने सुल्ताना के लड़के को विदेश पढ़ने के लिए भेजा और सुल्ताना के कुत्ते को भी अडॉप्ट किया। फ्रेडी सुल्ताना की बहादुरी और गरीबों पर कभी अत्याचार नहीं करने के गुण से बहुत प्रभावित था, इसीलिए उसने सुल्ताना की फांसी को रोकने के लिए अर्जी भी दी थी, लेकिन उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। जिम कॉर्बेट ने भी सुल्ताना के बारे में कहा, मेरी इच्छा थी कि उसे थोड़ी कम सज़ा दी जाती, क्योंकि जब उसके हाथ में पावर थी तो उसने गरीबों को नहीं दबाया। जब हम उसका पीछा कर रहे थे तो उसने मुझे और मेरे साथियों को नहीं मारा, जबकि हम आसानी से उसका शिकार बन सकते थे, और वो बिना किसी हथियार के फ्रेडी से मिलने तक चला आया। जिम कॉर्बेट ने ऐसी ही एक और घटना के बारे में भी लिखा है।
वो बताते हैं कि एक बार सुल्ताना एक गांव में डाका डालने गया। उस गांव के मुखिया के बेटे की शादी थी। सुल्ताना ने मुखिया से उसकी बंदूक और 10,000 रुपये ले लिए और वहां से चला गया। लेकिन उसे पता चला कि उसके गैंग का एक आदमी मुखिया की बहू को उठा लाया है। सुल्ताना ने तुरंत उस आदमी को फटकार लगाई और मुखिया की बहू को एक गिफ्ट के साथ वापस भेज दिया। सुल्ताना के बचपन और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ने उसे जन्म लेते ही अपराधी बना दिया था। भारत के आज़ाद होने के बाद 1949 में इस कानून को ख़त्म कर दिया गया। सुल्ताना पर बहुत सी फिल्में भी बन चुकी हैं। पर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सुल्ताना एक अपराधी था या फिर कोई नेक इंसान? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।